अनुज इस वक्त अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काट रहा था। एक हाथ में फोन था जिसे वह कभी दूसरे हाथ की हथेली पर मार देता तो कभी माथा मसलता। वह किसी अजीब बेचैनी का शिकार था। कुछ देर बाद खुद को थोड़ा शांत करने के लिए उसने एक गहरी सांस ली और सोफे पर बैठते हुए फोन की स्क्रीन अपने सामने कर ली। स्क्रीन पर एक कम उम्र बेहद खूबसूरत लड़की की तस्वीर चमक रही थी। अनुज उस तस्वीर को घूरने लगा। मैं तुम्हें इस दुश्मनी में शामिल नहीं करना चाहता था, लेकिन इस वक्त मैं मजबूर हूँ। तुम्हारे बाप रॉय साहब से बदला लेने के लिए मुझे यही करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मैं किसी हालत में तुम पर रहम नहीं खा सकता। मोबाइल बंद करके वह हल्की सी संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ बैठा ही था कि तभी उसका नौकर कमरे में आया और बोला, सर, नीतू रॉय को कॉलेज से उठा लिया गया है और वो इस वक्त डर के मारे बेहोश पड़ी है। यह सुनते ही अनुज खड़ा हो गया। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और अभी से इतना डर गई। यकीनन आगे की जिंदगी राय साहब की बेटी के लिए नर्क जैसी होने वाली है। वह मुस्कुराते हुए बोला और नौकर के साथ उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां नीतू को रखा गया था। कमरे में दाखिल होते ही उसने नौकर को बाहर रुकने का इशारा कर दिया। सामने उसने देखा राय साहब की बेटी हकीकत में तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वह बिस्तर पर बेहाल हालत में होश हवास खोई हुई पड़ी थी। चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी जिसे देखकर अनुज के दिल में हल्की सी चुभन हुई, लेकिन उसने तुरंत सिर झटक दिया और आगे बढ़कर मेज पर रखे जग से थोड़ा पानी उसके चेहरे पर छिड़क दिया। पानी पड़ते ही नीतू हड़बड़ाकर होश में आई। सामने अनजान चेहरा देखते ही वह सहम गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने खड़ा आदमी उसे गुस्से और ठंडी नजरों से देख रहा था। नीतू ने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया। अनुज तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? शायद तुम जानते नहीं कि मैं किसकी बेटी हूँ। नीतू ने डर के बावजूद आवाज काबू में रखते हुए कहा, हाँ हाँ, जिसकी बेटी होने का डर दिखा रही हो उसी का गुनाह है कि तुम्हें यहाँ लाया गया है। मैडम नीतू रॉय, अनुज ने तंज भरे लहजे में कहा, मैंने या मेरे पापा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा देखो, जो भी है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मुझे वापस जाने दो। मेरे पापा तुम्हें जान से मार देंगे। नीतू बेशक उम्र में अनुज से कम थी, लेकिन इतना समझती थी कि डरने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए वह अपने बाप का नाम लेकर उसे डराने की कोशिश कर रही थी। तुम अभी कम उम्र हो, इसीलिए बच्चों जैसी धमकियां दे रही हो। तुम्हारे बाप के लिए इतना आसान नहीं है मुझे मारना। अनुज का लहजा सख्त था। अगर तुम इतने ही बड़े हो तो मेरे पापा की किए की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? नीतू की आवाज भर्रा गई। आंखों में आंसू थे। उसकी बात पर अनुज भड़क उठा। उसने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा जिससे नीतू चीख पड़ी और बिस्तर पर गिर गई। अपनी जुबान संभालो, नहीं तो काट दूंगा, समझी? सुना है तुम्हारे बाप की जान तुम में बसती है तो उसे एक बार में मारने से मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अब मैं तुम्हें तकलीफ देकर उसे पल पल तड़पाऊंगा, अनुज ने कहा और पास झुककर नफरत भरी नजर डालते हुए वहां से निकल गया। उसके जाते ही नीतू, जो कुछ देर पहले बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रही थी, अब सहमी हुई हिरनी की तरह रोने लगी। फोन उठाकर अनुज ने कॉल मिलाई। हेलो राय साहब, मैं अनुज बोल रहा हूँ, वह खिड़की से बाहर देखते हुए बोला। नाम सुनते ही रॉय साहब भड़क उठे। अनुज, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हा हा, तुम्हारी बेटी भी यही धमकी दे रही थी, जिसका जवाब मैंने उसके नर्म और मासूम चेहरे पर अपने हाथ का थप्पड़ मारकर दे दिया है। अब सोच समझकर बात करना, क्योंकि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। अनुज ठंडे स्वर में बोला और कॉल काट दी। जब नीतू के पास खाना आया तो उसने जहर समझकर मुंह नहीं लगाया। उसे लगा कि भूखी रहना बेहतर है ताकि वह होश में रह सके और किसी मौके पर यहाँ से भाग सके। दोपहर से शाम और फिर रात हो गई। नीतू बिस्तर पर सिमटी बैठी थी। अब वह रो नहीं रही थी, लेकिन चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तभी दरवाजा खुला और सामने अनुज खड़ा था, चेहरे पर वही तंज भरी मुस्कान। देखो, फिर मैं आ गया, अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? नीतू के हाथ कांपने लगे। अनुज उसकी तरफ बढ़ा और उसके दुपट्टे की तरफ हाथ बढ़ाया। नीतू ने झटके से
पकड़ लिया। नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरे साथ ऐसा मत करो। वह पूरी ताकत से उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी और दूसरी तरफ भाग गई, मगर दुपट्टा अनुज के हाथ में रह गया। अनुज बस नीतू का दुपट्टा हाथ में लिए बेपरवाह सा खड़ा उसे देख रहा था। जब नीतू ने भी उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में गंदगी नहीं थी, बल्कि एक ठंडी शक्ति थी। खुद को थोड़ा मजबूत करते हुए नीतू बोली, देखो आप मुझसे शादी कर लो, मुझ पर मेहरबानी करो, फिर जो चाहो करना। और हाँ, मेरे पापा को शादी के बारे में मत बताना, उन्हें तकलीफ देने के लिए जो मर्जी कहना, लेकिन ये मत बताना। नीतू की आंखों में अपनी ही चालाकी की हल्की चमक आ गई थी। दिल में एक उम्मीद जगी कि शायद अनुज उसकी बात पर ध्यान देगा, लेकिन उम्मीद के विपरीत जैसे ही उसने अनुज को अपनी ओर बढ़ते देखा, वह सहम कर पीछे हटने लगी। अनुज उसके बहुत करीब आकर रुक गया। नीतू ने पीछे हटते हुए अपने हाथ को पीछे किया और मेज पर रखा फ्लावर पॉट उठा लिया। वह फ्लावर पॉट अनुज पर फेंकने ही वाली थी कि अनुज पहले से ही सतर्क था। उसने नीतू का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे नीतू दर्द से कराह उठी। नहीं लड़की, मेरे साथ चालाकी मत करना, समझी। एक झटके से उसका हाथ छोड़ते ही फ्लावर पॉट नीचे गिरकर टूट गया। अनुज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके सामने वह वाकई एक कमजोर सी लड़की ही लग रही थी। और सुनो, मैं तुम्हें छूने के लिए मर नहीं रहा कि तुमसे शादी कर लूं। हाँ, लेकिन तुम्हारा दूसरा सुझाव मुझे पसंद आया कि तुम्हारे बाप को तकलीफ देने के लिए मैं जो चाहूँ कह सकता हूँ। उसके लिए मेरा तुम्हारे करीब आना जरूरी नहीं है। अनुज नीतू के चेहरे के पास झुककर धीमी और भारी आवाज में बोला। उसकी सांसें नीतू को बेचैन कर गईं। फिर वह कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद नीतू बिस्तर पर बैठ गई। अपनी इज्जत बच जाने पर हैरानी के साथ साथ उसे एक अजीब सा सुकून भी महसूस हुआ। तन्हाई में उसके आंसू अब चुपचाप बहने लगे। मेरी बेटी को छोड़ दो अनुज, तुम अपनी इस हरकत पर पछताओगे। मेरे सामने अभी भी तुम बच्चे हो। जितनी तुम्हारी उम्र है उतना मेरा अनुभव है, समझे। जब अनुज वीडियो कॉल पर राय साहब से आमने सामने था, अब पछताना भी पड़े तो कोई बात नहीं। राय साहब, तुम्हारी बेटी की खूबसूरती का आनंद ले चुका हूँ, तो अब भविष्य का कोई डर नहीं। अनुज ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जैसे राय साहब के दिल पर नमक छिड़क दिया हो। राय साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अनुज, तुम ये नहीं कर सकते। मेरी मासूम बेटी का कोई कसूर नहीं है, उसे छोड़ दो। पहले तो वह गरजे, लेकिन अगले ही पल एक लाचार बाप की तरह रिक्वेस्ट करने लगे। अनुज को इस पर अजीब सा सुकून मिला। कुछ देर उनकी विनती सुनने के बाद उसने कॉल काट दी। अनुज ने दोनों हाथ सिर के पीछे बांधे सोफे पर टिककर आंखें बंद कर ली। चेहरे पर यह सुकून था कि वह एक और गलत काम करने से बचते हुए भी अपने दुश्मन को गहरी चोट पहुंचा चुका है। लेकिन यह संतोष ज्यादा देर नहीं रहा। एक नौकर घबराकर भागता हुआ अंदर आया। क्या हुआ, ऐसे हाफते क्यों आ रहे हो? अनुज ने टेक छोड़कर आगे बढ़ते हुए पूछा। साहब, राय साहब ने अपनी धमकी पर अमल कर दिया। उन्होंने आपके पुराने कारखाने में अपने आदमियों से आग लगवा दी है। अनुज के माथे पर बल पड़ गए। क्या मतलब? और क्या हुआ? उसकी आवाज गुस्से से भर उठी। जी, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वक्त रहते बचा लिया गया। वैसे भी वहाँ ना ज्यादा लोग थे, ना ही ज्यादा सामान, सब नए कारखाने में शिफ्ट हो चुका है। नौकर जल्दी जल्दी सफाई देने लगा। फिर भी राय साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जानते हुए भी कि उनकी बेटी मेरे पास है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जो खबर मैंने अब दी है, उम्मीद है उसे समझ आ गया होगा और वह मुझसे और उलझने से बचेगा। अनुज खुद से बड़बड़ाया। ए लड़की, उठो और बाहर आओ। यहाँ तुम्हें आराम करने के लिए नहीं लाया गया, एक नौकरानी ने आकर कहा। नीतू को यह देखकर थोड़ी राहत हुई कि यहाँ कोई औरत भी मौजूद है। नीतू चुपचाप खड़ी हो गई और उसके साथ कमरे से बाहर चली आई। लॉज में आकर नौकरानी ने उसे साफ सफाई का सारा सामान पकड़ा दिया और कहा कि कमरों के अलावा बाहर की जगह भी साफ करनी है। नीतू ने जमीन पर पड़े सामान को देखा। शायद पहली बार वह इन्हें ध्यान से देख रही थी और इस्तेमाल करना भी नहीं जानती थी। लगभग 10-15 मिनट तक घूरने के बाद उसने हिम्मत करके झाड़ू उठाई, लेकिन जैसे ही पलटी, मेज पर रखी सारी सजावटी चीजें गिरकर टूट गईं। तेज आवाज पर नीतू ने कान ढक लिए
और आंखें बंद कर ली। अनुज और नौकर शोर सुनकर वहीं आ पहुंचे। ए लड़की, ये क्या किया तुमने? और अभी तक कोई काम शुरू भी नहीं किया और पहले ही इतना नुकसान कर दिया। पुष्पा उसके पास आते ही भड़क उठी। गलती से हो गया, गलती से। नीतू ने जल्दी से सफाई देने की कोशिश की। पुष्पा सुनो, इससे यहाँ की सफाई करवाने के बाद ऊपर वाले पोर्शन की सफाई भी कराओ, ये इसकी गलती की सजा होगी। अनुज की बात नीतू को धमाके की तरह लगी। उसने विरोध भरी नजरों से अनुज की तरफ देखा, लेकिन वह उन निगाहों को नजरअंदाज करता रहा। उस दिन नीतू ने इतना दिल लगाकर काम किया कि उसके काम को देखकर दोबारा कभी उसे ऐसे काम के लिए नहीं कहा गया। दूसरी तरफ जब अनुज लॉज में आया तो उसने हर तरफ फर्श पर पानी महसूस किया और चौंक गया। ये क्या है पुष्पा? वह ऊंची आवाज में चिल्लाया। पूरे लॉज की हालत खराब थी, कोई चीज अपनी जगह पर नहीं थी। पुष्पा भी यह सब देखकर घबरा गई। साहब जी, ये सब उस लड़की ने किया है। पुष्पा ने अपनी जान बचाने के लिए कहा। तुम कहाँ थी बेवकूफ? वो मेरे दुश्मन रॉय साहब की बेटी है, किसी आम इंसान की नहीं जिसे ये सब काम करना आता होगा। तुम्हें उसकी निगरानी करनी चाहिए। अनुज दांत पीसते हुए बोला। वह आगे बढ़ा ही था कि उसकी नजर मेज के नीचे गई। सुबह के टूटे शीशे को बड़ी सफाई से मेज के नीचे छुपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अनुज की नजर से बच नहीं सका। वह काफी सफाई पसंद था और यह लड़की एक ही दिन में उसे झुलझुला चुकी थी। वह गुस्से से अपने कमरे में चला गया, राहत की सांस ली और शुक्र किया कि कहीं कमरे की सफाई उसके जिम्मे नहीं लगाई, वरना अब तक उसका नक्शा भी बिगड़ चुका होता। नीतू मुंह हाथ धोकर थके शरीर के साथ सुकून से बैठकर खाना खा रही थी। जो आज भी एक नौकर रखकर गया था, उसे पूरी उम्मीद थी कि दोबारा उसे सफाई का काम नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगले दिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इस बार पुष्पा ने अपनी कड़ी निगरानी में उससे सफाई करवाई और अच्छे से तरीका भी समझाया। हाथ पांव पर चोटें लगाते, आंखों में आंसू भरे, नीतू सब करती रही। उसके आंसू अपनी किस्मत की बेरहमी पर थे। वह लोगों के लिए एक खिलौना बनकर रह गई थी। कोई भी उससे सच्चा और अच्छा प्यार नहीं करता था। उसकी जिंदगी कुछ ऐसे राजों में उलझी थी कि चाहकर भी वह उन्हें सुलझा नहीं पा रही थी। क्या हुआ? हाथ जख्मी हो गए क्या? नीतू गोद में रखे अपने हाथों को देखते हुए अलग अलग सोच में गुम थी। जब उसके कानों में अनुज के ताने भरे शब्द गूंजे, वह उसकी बात पर कुछ बोले बिना होठ भींचकर अपने हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसकी आंखें बेअसर थी। तुम्हारे बाप को मैंने तुम्हारी एक वीडियो भेजी है। यहाँ तुम तकलीफ में हो तो वो कैसे सुकून में रह सकता है? अनुज ने आराम से नीतू के सामने सोफे पर टांग चढ़ाए बैठते हुए कहा। तो क्या कहा उन्होंने? या यकीनन वो मुझे जल्द यहाँ से आजाद करवा कर ले जाएंगे, फिर देखना वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। नीतू ने जल्दी से पूछा। फिर अपना रौब बनाए रखने के लिए वह उसे धमकाने लगी। कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ा मैंने तुम्हारे बाप को, और इस का मुझे भी इंतजार है जब वो तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाएगा और मेरा हाल करेगा। खैर, फिलहाल तो उसकी तरफ से ऐसे कोई असर दिखाई नहीं दे रहे। लगता है तुम्हारा गम उसे कुछ ज्यादा ही लाचार और बेबस कर गया है। तुम चाय बनाकर ले आओ, तुम्हारे सामने बैठते ही मेरा सिर दर्द करने लगता है। अनुज ने सोफे से सिर टिकाकर आंखें बंद करते हुए आदेश दिया। उसकी बात पर नीतू का मुंह खुला का खुला रह गया। दिल में आया कि उससे पूछे क्या वो यहाँ उसका सिर दर्द करने आई थी, बल्कि वो खुद ही उसका दिल जलाने आ गया था। बड़ी मुश्किल से अपना खुला मुंह बंद करती हुई वह रसोई से चली गई और फिर अपना सारा गुस्सा चाय बनाने में निकालने लगी। अंजाम की परवाह किए बिना चाय बनाकर वह अनुज के पास पहुंची। यहीं रुको। अनुज ने चाय का कप पकड़ते हुए उसकी रंगत देखते हुए भागती नीतू को रोक लिया। पहले कभी चाय बनाई है? चाय का घूंट भरे बिना ही उसने पूछा। नीतू ने बस हाँ में सिर हिला दिया। हालांकि यह झूठ था, उसने बस पुष्पा को चाय बनाते देखा था, खुद कभी चाय नहीं बनाई थी। नीतू के सिर हिलाने पर अनुज ने जैसे ही चाय का एक छोटा सा घूंट लिया, उसकी कड़वाहट से उसकी जुबान जलने लगी। उसने कहर बरसाती नजरों से नीतू को घूरा और फिर गुस्से में पागल होकर
गरम चाय से भरा कप उसके हाथों पर गिरा दिया। गरम झुलसाती चाय की जलन से नीतू के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। कुछ चाय उसके पेट और पैरों पर भी जा गिरी। उसे यूं तकलीफ से तड़पते देख अनुज के सीने में जैसे कोई खिंचाव सा हुआ। आंखों में हल्की चुभन सी महसूस हुई तो वह तेज कदमों से वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते वह पुष्पा से नीतू का ख्याल रखने के लिए कहे बिना नहीं गया। पुष्पा से अपने जले हुए जख्मों पर मरहम लगवाते हुए नीतू की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने सुना है तुम्हारा बाप बहुत बड़ा आदमी है, फिर तुम अब तक यहाँ कैद क्यों हो? पुष्पा ने कहा, सुना है तुम्हारे बाप ने हमारे साहब जी के पिताजी को कारोबार में बुरी तरह धोखा दिया था। वो पहले से ही दिल के मरीज थे, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई और फिर उनकी माँ भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रही। इसीलिए बदला लेने के लिए तुम्हें यहाँ अगवा करवा कर लाया गया है। पुष्पा की बातें सुनते सुनते नीतू के चेहरे पर नफरत फैलती चली गई। उसका दिल गम से फटने लगा था। अनुज तो उसे बस ऊपरी जख्म दे रहा था, लेकिन कुछ जख्म उसकी रूह पर लगे हुए थे जिन पर कोई दवा लगाने वाला नहीं था। वह दो मुनाफे वाले घूंट खौलते पानी की तरह खुद पर उड़ेलते उड़ेलते थकने लगी थी। उसके दिल और दिमाग में काश का शब्द बार बार घूम रहा था। काश कोई तो उसे समझने वाला, उसके जैसा साथ देने वाला होता। छोटी सी उम्र में वह क्या से क्या देख चुकी थी, लेकिन फिर भी वह सब्र और हिम्मत से डटी खड़ी थी। उस दिन के बाद से अनुज ने नीतू को तंग नहीं किया था और ना ही उसके सामने गया था। दरअसल वह अपनी उस दिन वाली बदलती हालत से घबरा गया था। उसे लगने लगा था कि यह लड़की उस पर हावी होने लगी है। वह उसे दर्द और तकलीफ देकर भी बुरा महसूस करने लगा था। इसीलिए उसने सोचा कुछ दिन उसका सामना ना करना ही बेहतर होगा। लेकिन उसके बाद भी वह नीतू से किनारा करके पुष्पा के जरिए ही उसे हर संदेश पहुंचाने लगा। दूसरी तरफ नीतू रॉय ने भी बिना डरे अनुज को परखने की ठान ली थी। वह अपने जिम में लगा हर काम इतने बुरे तरीके से अंजाम देती कि अनुज दांत पीस कर रह जाता था। लेकिन चाहकर भी नीतू की गलतियों पर किसी तरह की सजा देने उसके पास नहीं गया था। इससे नीतू को और ज्यादा हौसला मिल गया था। लेकिन यह सुकून कुछ ही दिन रहा। एक दिन अनुज खुद उसके पास आया और इस घर में मौजूद सभी लोगों का खाना बनाने का आदेश दिया। वह बड़ी मुश्किल से नीतू रॉय को अपने दुश्मन की बेटी मानते हुए उसके सामने आया था। अगर अब तुमने कोई चालाकी दिखाई तो अपना अंजाम याद रखना। उस पहली रात वाले अधूरे काम को मैं पूरा करने पर मजबूर हो जाऊंगा। अनुज ने ठंडी नजर से उसे देखते हुए कहा। उस वक्त नीतू पुष्पा के ढीले ढाले कपड़ों में थी। पहले पहल उसने इस तरह पुष्पा की उतरन पहनने पर ऐतराज किया था, जिस पर अनुज ने उसकी अकड़ तोड़ने के लिए उसकी बात को नकारते हुए उसे पुष्पा के दिए कपड़े पहनने पर ही मजबूर कर दिया था। तुम इस तरह डराने धमकाने के अलावा कर ही क्या सकते हो? असल में तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ऊंची चीज समझते हो और अक्लमंद भी, लेकिन तुम नहीं जानते मेरा बाप तुमसे भी ज्यादा चालाक है, तुमसे दोगुना आगे की सोचता है। लेकिन खैर, तुम मुझे यहाँ कैद करके मुझ पर जुल्म करके खुद को खुश करते रहो। नीतू ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अनुज उसकी इस बेखौफी पर भड़क उठा। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने नीतू का बाजू पकड़कर अपने करीब खींचा। नीतू का दिल धड़क उठा था और इस नजदीकी पर अनुज भी घबरा गया। इसीलिए उसने जल्दी से फासला बना लिया। कुछ खास नहीं, मुझे खाना बनाना है अभी। नीतू जल्दी से उसके सामने से हट गई। नीतू, अनुज ने पहली बार उसका नाम लेकर जोर से पुकारा। अनुज के मुंह से अपना नाम सुनते ही नीतू के कदम रुक गए। वह खिड़की खोलते हुए गहरी गहरी सांस लेता अपनी मौजूदा हालत को झुठलाने की कोशिश करने लगा। ड्रेसिंग टेबल के सामने आते ही उसने शीशे में खुद को देखा। वह उसे उस अनुज से अलग लग रहा था जो नीतू के आने से पहले था, या फिर नीतू के आने के बाद भी सख्त दिल था। लेकिन अब वह धीरे धीरे बदल रहा था। उसका दिल बदल रहा था। वह अपना बदला भूल रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने सारी चीजों को हाथ मार कर नीचे गिरा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने माँ बाप का कत्ल कैसे भूल सकता हूँ? मैं उस कातिल की बेटी के लिए कैसे नरम पड़ सकता हूँ? अनुज खुद से बोलते बोलते आखिर में जोर से चीख पड़ा।
ना जाने वह कितनी देर इस अंदरूनी जंग में उलझा रहता। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, आ जाओ, खुद को संभालते हुए वह अपने फोन की तरफ बढ़ा। साहब, राय साहब के बारे में खबर है? नौकर गंभीर चेहरा बनाकर खड़ा था। हाँ बोलो, अनुज ने ध्यान दिए बिना फोन पर नजरें टिकाए कहा। साहब, राय साहब के मामले में कुछ गड़बड़ है, जो सबके सामने है, खास तौर पर आपके सामने। वह खुद को जैसा दिखा रहे हैं वैसा है नहीं। आपको तो वो ये दिखाते हैं कि वो अपनी बेटी के लिए बहुत दुखी और परेशान है, लेकिन अंदर की खबर कुछ और है। उनकी जिंदगी के सारे काम वैसे ही चल रहे हैं, बल्कि पहले से ज्यादा सफल हो रहे हैं। मतलब वो बिल्कुल सामान्य है, वरना बेटी के अगवा होने पर जैसी हालत आपने सोची थी वैसा कुछ भी नहीं है। नौकर ने विस्तार से बताया, जिससे अनुज उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गया। नौकर की दी जानकारी पर अनुज के दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगे। फिर कुछ देर पहले नीतू की कही बात याद आई तो उसे लगा कि कुछ तो है जो उसकी नजर से छुपा हुआ है, और वह क्या है इसके बारे में नीतू जानती है। टेबल पर सजा खाना नीतू की मेहनत का सबूत था, लेकिन उसे इस स्तर तक अनुज ही लाया था। उसने कई बार रसोई के काम से जान छुड़ानी चाही, लेकिन अनुज ने उसकी कोई चालाकी सफल नहीं होने दी, क्योंकि अनुज ने नीतू का पका खाना उसी को खाने पर मजबूर किया था, और उसके अलावा उसे कुछ और खाने को नहीं मिलता था। तब नीतू ने अपने पेट पर जुल्म करने से बेहतर पुष्पा से खाना बनाना सीखना उचित समझा था। खाना तो अनुज भी काफी अच्छा बना लेता था, क्योंकि अनुज का मानना था कि खाना बनाना एक बेसिक नीड है, यह सभी को आना चाहिए। पुष्पा, नीतू रॉय को बुलाकर लाओ, अनुज ने अपनी प्लेट में खाना निकालते हुए कहा। क्या है? उसके आदेश पर नीतू रॉय जैसे कोई बड़ा एहसान करती हुई वहां आई। अनुज ने उसके चेहरे की तरफ देखा, वो लाल था, आंखें भी सूजी सूजी सी थीं, जैसे वो रोई हो। फिर उसकी नजरें उसके हाथों पर गईं, जिन्हें वो बार बार हिला रही थी। यकीनन आज फिर उसके हाथ जल गए थे। खाना बनाना उसने किसी हद तक सीख लिया था, लेकिन उसका अनाड़ीपन अब भी साफ झलकता था। नीतू और अनुज अक्सर टॉम एंड जेरी की तरह उलझते रहते थे। नीतू कम ही अनुज से डरती थी, तकलीफ उठा लेती, लेकिन मुकाबला पूरा करती थी। उसे अनुज ने कभी तमीज से बुलाने की जहमत नहीं की थी। आ जाओ, खाना खा लो। अनुज की पेशकश पर नीतू थोड़ी हैरान हुई। मैं खा रही हूँ, मुझे पता है। आओ, और बिना कोई सवाल किए खाना खाओ, वरना बाद में क्या पता खाना ना मिले। अनुज ने धमकी दी, लेकिन नीतू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अनुज ने नीतू के चेहरे पर नजरें जमाकर उसके भाव परखने चाहे। खुद कुछ नहीं कर सके तो मेरे साथ नरमी बरत कर राय साहब के राज निकलवा रहे हो? नीतू ने बिना लाग लपेट के तंज कसा। अनुज बस उसके मुंह से अपने ही बाप के लिए राय साहब सुनकर चौंका था। जो मर्जी समझ लो, सख्ती भी कर सकता था, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। अनुज की आंखों से नीतू के लिए साफ पसंद झलक रही थी। नीतू ने भी उसकी आंखों में देखते हुए उन आंखों की सच्चाई परखनी चाहिए, लेकिन फिर सिर झटक दिया कि उसे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मगर एक बात पर आकर उसका मन अटक गया। सामने बैठे इस इंसान और उसका गम मिलता जुलता था। शायद वो अपना दुख इसके साथ बांट सकती थी। क्या मालूम, जो वो अकेली नहीं कर पाई वो अनुज के साथ मुमकिन हो जाए। शायद अनुज को भी कुछ मालूम पड़ा था, तभी वो आज इस तरह उसके साथ बर्ताव करने पर मजबूर हुआ था। नीतू ने गहरी सांस भरी और दोनों बाजुओं को टेबल पर टिकाकर बोली, मैं राय साहब की सगी बेटी नहीं हूँ, बल्कि मैं उनकी बेटी ही नहीं हूँ। चेहरा झुकाए कितनी मायूसी भरे लहजे में उसने यह कहा कि अनुज को भीतर तक छू गया। तो फिर कौन हो तुम? राय साहब तुम्हें सबके सामने अपनी बेटी क्यों बताते हैं? और क्या उनकी कोई औलाद है ही नहीं? अनुज ने जल्दी से पूछा। है, लेकिन लोग कभी उस बारे में जान नहीं सके, इसीलिए सबका ध्यान हमेशा मेरी तरफ रखा गया, ताकि कोई हमला हो या कोई और नुकसान तो मैं बर्दाश्त करूं, और इस तरह उनकी असली बेटी की जान बची रहे। यह सब बताते हुए नीतू का चेहरा बिल्कुल भावहीन था, जबकि अनुज बस चुपचाप उसे सुन रहा था।
राय साहब ने तुम्हारे माता पिता के साथ जो किया है, बिल्कुल वही उन्होंने मेरे माता पिता के साथ भी किया था। यानी दौलत के लिए उन्होंने अपने सगे भाई तक को नहीं छोड़ा। और सबसे दुख की बात यह है कि मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, मेरी माँ को तड़पाने के लिए जिंदा रखा हुआ है। नीतू की आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बह गए। नीतू की कहानी सुनकर अनुज शौक रह गया। उसे एहसास हुआ कि वो सच में बुजदिली दिखाकर राय साहब से आमने सामने बात करने के बजाय एक बेकसूर लड़की को सजा दे रहा था। दिल तो पहले ही नीतू के लिए नरम पड़ चुका था। अब उसकी हकीकत जानकर अनुज को सचमुच उस पर प्यार आने लगा। उसके दिल में हसरत जगी, काश वो उसके साथ एक मजबूत रिश्ते में बंधी होती। इस वक्त उसे अपनेपन का एहसास दिलाता, क्योंकि उसने नीतू के लहजे में अकेलापन महसूस किया था। तब उसने आगे बढ़कर नीतू के टेबल पर रखे हाथ पर अपना हाथ रखा, जैसे कुछ अलग एहसास दिलाना चाहता हो। और उस पल, उस एहसास को नीतू ने दिल से महसूस किया। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, तुम्हारी माँ को राय साहब से आजाद करवाने के लिए। अनुज ने अपने शब्दों से भी अपना इरादा साफ कर दिया। इतना आसान नहीं है यह सब। राय साहब की बेटी कहाँ, किस देश में है, मैं नहीं जानती। नीतू थोड़ी मायूस हुई। पहले नहीं जानती थी, क्योंकि कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी। अब जब राय साहब के पास वापस जाओगी और कोशिश करोगी तो जान जाओगी। राय साहब की असली बेटी के साथ वही तरीका दोहराना पड़ेगा जो मैं तुम्हारे साथ कर चुका हूँ। लेकिन इस बार राय साहब को तकलीफ देने के साथ हमारा मकसद तुम्हारी माँ की रिहाई होगा। अनुज ने बैठे बैठे ही योजना बना डाली। नीतू ने कुछ पल सोचा और फिर उसे भी यही तरीका सही लगा, तो वह हाँ में सिर हिला गई। अनुज नीतू को वापसी के लिए कह तो चुका था, लेकिन इस बात पर उसका दिल राजी नहीं हो पा रहा था। अनुज ने उससे शादी का सोचा, लेकिन नीतू ने इनकार कर दिया। मैं अभी ऐसा नहीं कर सकती, जब मेरी माँ मेरे पास आ जाएंगी तब इसके बारे में सोचूंगी। अनुज ने उसकी खुशी समझते हुए अपने दिल पर जोर डालकर चुप्पी साध ली। वो जानता था कि जो कुछ वह नीतू के साथ कर चुका था, उसके बाद इतनी जल्दी उस पर भरोसा होना आसान नहीं था। नीतू एक खास योजना के तहत राय साहब के पास ऐसे गई थी कि उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ। उसने ऐसा जताया जैसे बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर उनके पास लौटी हो। राय साहब के पास आते ही नीतू ने उनकी हर संभव तरीके से जासूसी शुरू कर दी। जल्द ही वह उनकी असली बेटी के बारे में पता कर चुकी थी और अनुज को बता दिया था। साथ ही उसने और भी कई राज इकट्ठा कर लिए थे, जिनसे राय साहब का असली चेहरा लोगों के सामने आ सकता था। हेलो राय साहब, कैसे हो? मुझे भूल तो नहीं गए अपनी लाडली बेटी को अपने पास पाकर? ओह सॉरी, नकली लाडली बेटी को। वैसे भी वह मेरे किसी काम की नहीं रही थी, क्योंकि मुझे तुम्हारी असली लाडली और एक लौती बेटी तक पहुंचना था। अनुज की आवाज इस बार राय साहब के दिल और दिमाग पर सचमुच बम की तरह गिरी। वह बैठे बैठे उठ खड़े हुए। क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी नकली बेटी और क्या असली बेटी? उनकी जुबान लड़खड़ा गई। अनुज जोर से हंस पड़ा और एक वीडियो उनकी तरफ भेजते हुए कॉल काट दी। वीडियो में उनकी असली बेटी रस्सियों में जकड़ी नजर आ रही थी। यह देखकर राय साहब पागल से हो गए और भागते हुए नीतू के कमरे की तरफ गए कि वहीं अनुज के बारे में कुछ बता सकती है। लेकिन कमरा खाली था। नीतू घर में कहीं मौजूद नहीं थी। उनका दिमाग सनकने लगा। वो लड़की तो अनुज के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बना गई। लेकिन फिर वह बड़बड़ाए, क्या उसे पता नहीं कि उसकी माँ मेरे कब्जे में है? मैं उसे जान से मार सकता हूँ। उसी वक्त उनका फोन फिर बजा। वह जल्दी से लपके, हेलो राय साहब, कैसा महसूस कर रहे हो? जो हमेशा दूसरों से उनके खून के रिश्ते छीनता रहा, आज उसका इस दुनिया में मौजूद एक लौता खून का रिश्ता दांव पर लगा है। अब तुम्हें मालूम पड़ा होगा कि यह सब कितना दर्द देता है। नीतू के ठंडे लहजे ने उन्हें तिलमिला दिया। तुम कैसे भूल गई कि तुम्हारी माँ मेरे पास है? अब देखना मैं उसका क्या हाल करता हूँ। राय साहब गुर्राए। तभी नीतू ने वीडियो कॉल पर उन्हें कुछ फाइलें दिखाई। मेरी माँ को हाथ भी मत लगाना, नहीं तो ये सारी फाइलें पूरे मीडिया में फैल जाएंगी, समझे? मेरी माँ को सही सलामत मुझ तक पहुँचा दो और दोबारा मुझे कॉल करने की जरूरत भी ना पड़े। नीतू ने सख्त लहजे में कहा और कॉल काट दी। कॉल बंद करते ही नीतू रोने लगी। दिल में डर था कि जब
तक वह अपनी माँ को अपने पास देख नहीं लेती चैन नहीं मिलेगा। अनुज और नीतू ने मिलकर राय साहब को पूरे देश के सामने बेनकाब कर दिया था। राय साहब उस समय पुलिस की गिरफ्त में थे। उनकी बेटी एक मासूम लड़की थी, इसीलिए अनुज ने उसे कुछ नहीं कहा था। इसके बाद उसे वह दूसरे देश छोड़कर वापस अपने घर अपने देश लौट आया, क्योंकि नीतू और उसकी माँ उसी के घर में रह रही थी। अपनी माँ को वापस पाकर नीतू बेहद खुश थी और दिल ही दिल में अनुज की आभारी भी, क्योंकि अनुज का उसकी जिंदगी में आना ही उसे अपनी माँ से दोबारा मिलवा सका था। दोनों एक दूसरे की अहमियत अच्छे से समझ चुके थे, लेकिन इस बात को खुलकर एक दूसरे के सामने कहना उनके लिए मुश्किल था। अनुज के लौटते ही नीतू और उसकी माँ ने हालात संभलते ही उसके घर से जाने की सोची, लेकिन अनुज बिना किसी हिचक या डर के नीतू की माँ के सामने नीतू के लिए अपना प्रस्ताव बेझिझक रख गया। नीतू ने यह फैसला अपनी माँ पर छोड़ दिया था। उन्होंने उसी वक्त अनुज की आंखों में अपनी बेटी के लिए प्यार और मोहब्बत देखते ही हाँ कर दी। माँ, मेरी उम्र तो अनुज से काफी कम है, तो कैसे इनसे शादी कर सकती हूँ? नीतू ने जानबूझकर अनुज को छेड़ा। नीतू की माँ बोली, बेटा, प्यार उम्र रंग रूप देखकर नहीं होता, जिससे प्यार होता है वही बेहतर होता है। और फिर देखो तो सही आंटी, ये मुझसे जैसे बात करती है अकड़ के, जैसे मैं इसका हम उम्र हूँ, तब तो कम उम्र नहीं दिखती। अनुज ने नाक सिकोड़ते हुए नीतू को टोका। हमेशा की तरह इस बार भी दोनों लड़ना नहीं भूले। हाँ बेटा, तुम्हारा होने वाला पति है, पैसे भी तुमसे बड़ा है, तो इज्जत से बुलाया करो। माँ की नसीहत पर नीतू बस आंखें घुमाकर रह गई। नीतू भी अनुज से प्यार करने लगी थी। वह उस समय हल्की सी शर्मीली मुस्कान के साथ अनुज के कमरे में मौजूद थी। तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो तो जैसे मेरी खाली सी जिंदगी पूरी हो गई है। अनुज ने नीतू के हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहा, आप भी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा हैं अनुज, मेरे साथी। नीतू ने भी जवाब में उसके हाथों को कसकर थामते हुए कहा। अनुज ने मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगाया और सुकून से आंखें बंद कर ली। इस तरह दोनों ने एक दूसरे के साथ नए जीवन की शुरुआत की। दोस्तों, प्यार जाति रंग रूप उम्र देखकर नहीं होता। प्यार तो इंसान के व्यवहार उसकी आत्मा से होता है। जिससे प्यार हो वही बेहतर और सुंदर लगने लगता है। सुंदर हो तो भी, ना हो तो भी। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को हाइप दें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी रोमांचक भरी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।